सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में हम कवर कर चुके हैं अभी तक ब्रेकअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे पहले हमने करा हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल को कवर। अब हम चलेंगे मेन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बुक समझा कि बुक एज अ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या शेड्यूल्स होते हैं, इस तरीके हमने इसको समझा। प्रीएम्बल क्या होता है, तो अभी तो हमने बुक को ऊपर से देखा है, अब बुक को हम अंदर से देखेंगे कि बुक के अंदर जो मेन प्राइमरी टेक्स्ट है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे, जैसा आपको पता है हमने इस बुक को या इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पार्ट्स में तोड़ा है। टोटल इसमें कितने पार्ट्स हैं, नंबरिंग 1 to 22, कंटेनिंग 25 पार्ट्स आज की तारीख में। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो डील करता है आर्टिकल नंबर 1 to 4। तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे, आज की क्लास में हम कवर करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा भारत देश का जो नाम है इट इज इंडिया, दैट इज भारत, जो हमारे आर्टिकल 1 में दे रखा है। इट इज बेसिकली अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी स्टेट्स का अमलगमेशन है। इसको भी डिटेल में और लेंगे हम क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर पार्लियामेंट पावर टू रीड्रॉ दी स्टेट्स, रीड्रॉ दी मैप ऑफ इंडिया या रीऑर्गेनाइज दी स्टेट। हमारी स्टेट का जो स्ट्रक्चर है या हमारे देश का जो नक्शा है उसमें कौन सी स्टेट कहाँ है, क्या साइज है, ये सब कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट ने डिसाइड करा। पार्लियामेंट चाहे तो इस मैप को रीड्रॉ भी कर सकती है, एक स्टेट में से दूसरी स्टेट निकाल सकती है, यहाँ दो सेपरेट स्टेट्स को ज्वाइन करके एक स्टेट बना सकती है। ये पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। तो इसको भी हम देखेंगे कि पार्लियामेंट को ये पावर कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलती है और कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया है आज तक और कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे भारत देश का नक्शा जो आज की तारीख में जो नक्शा है विद 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये फाइनली जाके कैसे पहुंचा यहां तक। ठीक है, सो वी शैल स्टार्ट दी क्लास। सो सबसे पहला आता है आर्टिकल 1 क्लॉज 1। ये बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, या इसको आप लिख दो शल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि जब लिखा था ये तो क्या लिखा, शल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है, इसमें बेसिकली आर्टिकल 1 में ये बता रहा है कि इंडिया दैट इज भारत, पहला तो हमारा नाम बता रहा है कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है ना, पूरा नाम अगर हमारी कंट्री से कोई पूछता है तो क्या नाम होना चाहिए हमारे कंट्री का, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत। क्यों है ये दोनों नाम, हमने सिर्फ इंडिया सिर्फ भारत या कोई एक नाम क्यों नहीं रखा, तो इसके पीछे कारण क्या था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें हर टाइप के आदमी होते, ठीक है ना, पूरे नेशन वाइड रिप्रेजेंटेशन था, तो अलग अलग सोच विचार के लोग थे। तो कुछ लोगों का सोच ये था कि भैया हमारे को भारत नाम से जाना गया है हिस्ट्री में, टिल दी टाइम हमें भारत नाम से जाना गया है, तो हमें यही नाम रखना चाहिए, भारत को ही भारत बोलना चाहिए, यानी यही नाम से हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। तो ये कॉन्जर्वेटिव सोच हो गई बेसिकली, जो हमारे पुराने रीतियां चलती हुई आई है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे जो लिबरल थे, पढ़े लिखे थे, नई एजुकेशन ली थी, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने बोला नहीं यार, हमारे देश में बहुत सारी कुनीतियां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं हमारे देश में जिसको हमें हटाना है। जैसे उस टाइम हमारे यहाँ पे जात पात जो आज की तारीख में भी है, धर्म वरम के बेस पे विभाजन, ये सब चलता रहता था। तो उन्होंने सोचा नहीं यार, हमारे देश में बहुत सारी कुनीतियां हैं, हमें इन्हें खत्म करना है, तो हमें नाम भी एक बार का हटा के हमें नई सोच रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो देवर ऑफ दिस थॉट, तो उन्होंने नाम बोला इंडिया। क्या नाम बोला उन्होंने, कि इंडिया। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सब रिप्रेजेंटेशन थी, तो सबके रिप्रेजेंटेशन का मान रखने के लिए, सबको एक से देने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या डिसाइड करा कि हमारी कंट्री का नाम हम इंडिया दैट इज भारत रखते हैं एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जिसको जैसे यूज करना है इन लेमन लैंग्वेज या इन नॉर्मल लाइफ, तो वो उस तरीके से यूज कर सकता है, बट एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन आवर कंट्री इज इंडिया दैट इज भारत। ये सबसे पहली बात बताता है। फिर दूसरा ही बताता है शल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, शल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये नाम से तो हमें पता पड़ रहा है कि स्टेट्स का अमलगमेशन है या स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन जनरली जहां पे भी ऐसा सिस्टम होता है जहां पे स्टेट और सेंट्रल सरकार दो होती है, स्टेट मिलके एक यूनियन बनाती है, तो उसको हम नाम देते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्या देते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जैसा कि यूएसए है, जैसा यूएसए है। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने हमारे को क्या नाम दिया, हमें बोला यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कारण है इसको भी हम जानते हैं। ठीक है,
सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि हमें बोल रखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, हालांकि हमारा स्ट्रक्चर तो फेडरल ही है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल ही है, यानी कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है एट दी हेड, एंड देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स जिनके पास अपनी खुद की पावर्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा फेडरल ही है, लेकिन फिर भी हमें क्या बोला गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया बाय आर कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स या कॉन्स्टिट्यूंट फादर्स, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करा। ठीक है ना? क्यों बोला गया ऐसा? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे दो मुख्य कारण है कि यूएसए जो कि था, यूएसए जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बना, वो ऐसे बना कि वहां पे 13 स्टेट्स ने, अभी तो 50 करीब स्टेट है, जब वो यूएसए बना, एक यूनियन बना, तो तब उसे क्या बोला गया? तब 13 स्टेट्स ने मिलकर आकर एक यूनियन क्रिएट करा, यानी कि एक अग्रीमेंट लगाया। 13 स्टेट्स ने आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट डिजाइन करा कि हम 13 स्टेट्स मिल रही हैं और एक हम यूनियन बना रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है बात? तो यहां पे क्या मेन चीज है कि दे केम टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है ना? वहां पे कोई यूनियन सेंटर नहीं था, वहां पे स्टेट्स मिलके एक यूनियन क्रिएट की गई है। ठीक है ना? तो इट इज एन अग्रीमेंट। ठीक है, वहीं पे हमारा देश क्या है? हमारे यहां पे सेंट्रल सरकार एक पहले थी, उसने अपने अंदर अलग अलग स्टेट्स को जोड़ा है, अमलगमेट करा है। ठीक है ना? नॉट बाय अग्रीमेंट, कि अग्रीमेंट नहीं है कि ये अग्रीमेंट के लिए हम जुड़ रहे हैं फॉर अ फिक्स टाइम या फॉर अ फिक्स टेन्योर, या एक समय कुछ भी एक पर्पस के लिए जुड़ रहे हैं, फिर हमें अगर लगेगा तो हम साथ रहेंगे या हम छोड़ देंगे। ऐसा अग्रीमेंट हमारे देश की सरकार का किसी भी स्टेट के साथ नहीं है। क्लियर है बात? हमारे यहाँ पे क्या है? हम सब आगे एक यूनियन सरकार है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके साथ हमने क्या करा है? सब स्टेट्स को जोड़ा है, और एक बार कोई स्टेट अगर जुड़ गई है तो वो सिसीड नहीं हो सकती। ये दूसरा पॉइंट है। नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, विच इज नॉट विद द केस इन अमेरिका। यानी अमेरिका, यूएसए में क्या है? अगर अग्रीमेंट से किसी स्टेट को बाहर होना है तो प्रॉपर लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है उसके साथ दे कैन सिसीड अवे फ्रॉम दी फेडरेशन। लेकिन हमारे यहां पे क्या है? हमारे यहां ऐसा नहीं है। हम क्योंकि अग्रीमेंट के बेस पे नहीं आए, तो इसलिए हम अग्रीमेंट तोड़ के जा भी नहीं सकते, या अग्रीमेंट डिसकंटिन्यू करके हम जा भी नहीं सकते। हम एक बार अगर हम विलय कर लिया हमने हमारे देश में किसी भी स्टेट ने, तो हमारे देश का ही पार्ट है, इट कांट सिसीड अवे फ्रॉम दी फेडरेशन। तो आपको समझ में आया हम यूनियन क्यों है, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहलाते? तो बहुत ही सिंपल सा कारण है कि एक तो हम अग्रीमेंट के तौर पे नहीं है, दूसरा हम वापस बाहर नहीं जा सकते। हमसे मतलब क्या है? मैं स्टेट की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया हो। फिर इसमें आता है आर्टिकल 1 क्लॉज 2, द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो हमारे यहाँ पे हमारी जो कंट्री है, इसमें जितनी भी स्टेट्स है उनकी जो टेरिटरीज है वो कहाँ डिस्क्राइब कर रखी है? हमने सारी डिस्क्राइब कर रखी है फर्स्ट शेड्यूल में। तो हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट अगर है तो अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, यानी कि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का एक पार्ट है, वो है हमारी कंट्री का एक पार्ट है, और उसको हमने मेंशन कहां पे कर रखा है? फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, शेड्यूल इज बेसिकली दी सपोर्टिंग टेब्यूलर एंड लिस्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना? तो ये लिस्ट बताती है कि हमारे देश में कौन कौन सी स्टेट है। ये फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है कि हमारे देश में कौन कौन सी स्टेट्स है और उनका टेरिटोरियल एरिया क्या है, ये हमें बताता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। क्लियर है? आज की अगर हम बात करें, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे को। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसको हम सेकंड टॉपिक, जब सेकंड लेक्चर पार्ट इसका कवर करेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि आज की तारीख में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी कैसे बनी, क्योंकि शुरुआत इस तरीके से नहीं हुई थी। शुरुआत तो ABCD स्टेट से हुई थी। 1947 में जितने भी प्रोविंसेस थे उनको हमने ABCD कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन आज की तारीख में क्या है? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये कैसे पहुंचे हम यहां तक, इसको हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि विच इज द लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी टू बी फॉर्म्ड इन इंडिया। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 1 क्लॉज 3, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब यहां पे क्या है? एक स्पेशल वर्ड दिया गया है आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी तक हम बात जो कर रहे थे फर्स्ट शेड्यूल में, हम बात कर रहे थे यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनियन ऑफ इंडिया की। ठीक है ना? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? सो बेसिकली यहां पे क्या आता है? यहां पे सिर्फ आता है आपका स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनियन ऑफ इंडिया बोल दीजिए आप इसको। यूनियन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है? सिर्फ स्टेट्स आती है। क्या आती है? क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम इधर यहां पे लिख रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है? सिर्फ स्टेट्स आती है, हमारे पूरे देश भर की जो जो स्टेट्स है उनका टेरिटोरियल एरिया आता है। लेकिन अगर मैं टेरिटोरी ऑफ इंडिया की बात करूं, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है?
तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स नहीं आती, इसके साथ दो चीजें और आती हैं, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। तीसरा इसमें आता है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम, एट एनी टाइम, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अगर वो फ्यूचर में भी किसी टेरिटरी को अक्वायर करती है जो कि उनकी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स और एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरीज में नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में हम किसी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सब्जुगेट कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं, तो वो एरिया भी हमारी टेरिटरी में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की जरूरत है कि एक तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स आएंगी जो हम पहले से स्टेट बना चुके हैं आज की तारीख में, इसके अलावा जो भी हमारी केंद्रीय शासित टेरिटरीज हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं वो आ जाएंगी। तीसरा, अगर कोई हम फ्यूचर में भी टेरिटरीज ले रहे हैं तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। वो फ्यूचर टेरिटरीज कैसे आ सकती है, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, कि कोई खाली बंजर एरिया है उसको जाके हमने ऑक्यूपाई कर लिया, विच इज वेरी लीस्ट पॉसिबल आज की तारीख में, क्योंकि सब जगह बस चुके हैं लोग, तो खाली एरियाज अब तो मिलेंगे नहीं। बट हाँ, अगर कोई ऑक्यूपाई, ऐसा खाली एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया है, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। या कहीं पे हमने कॉन्कर करा है सब्जुगेशन अटैक के थ्रू, या किसी भी तरीके से हमने किसी को कॉन्कर करा है, कॉन्क्वेस्ट करा है, तो वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स जो थे, फोर फादर्स जो थे, उनको पता था कि ऐसा नहीं कि हमारा देश यहीं सीमित हो जाएगा। आज की तारीख में 1947 में हम जो कंट्री बना रहे हैं वही की वही कंट्री हो जाएगी। उन्हें पता था कि आगे जाके भी हम कुछ ना कुछ एरियाज हमारे साथ जुड़ेंगे, हो सकता है वो उनके मन से जुड़े, हो सकता है हमें उनको कॉन्कर करना पड़े, और ऐसा ही हुआ हमारे पास। सिक्किम, गोवा, ये सब एरिया जो हैं लेटर ऑन हमने हमारे देश में जोड़े हैं। 1947 में हमारे पार्ट नहीं हुआ करते थे, इनको हमने लेटर ऑन जोड़ा है। तो आज भी है कि अभी हम कोई फर्दर पार्ट जोड़ेंगे हमारे देश में तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज दी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहां पे आएगा वो, टेरिटरी ऑफ इंडिया में। यूनियन ऑफ इंडिया में अभी भी नहीं आएगा, वो बताऊंगा मैं कैसे आएगा। क्लियर है। फिर आता है आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 1 के पहले क्लॉज पढ़ ली हमने 1, 2, 3, अब हम आते हैं आर्टिकल 2 में। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 कवर, आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 है शक्तिमान, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या है, शक्तिमान आर्टिकल है। इट गिव्स दी पावर टू द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट डीम्स फिट। यानी कि आर्टिकल 2 हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को यह पावर देता है कि वो किसी भी पार्ट को, किसी भी एरिया को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकता है। तो अगर आप लोग का थोड़ा भेजा चल रहा हो, थोड़ी सी गिरारियां घूम रही हो, तो अभी मैंने बोला था कि हम कोई सी भी टेरिटरी अक्वायर करेंगे तो इट वुड बी इंक्लूडेड इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया से हम स्टेट बना के यूनियन ऑफ इंडिया में भी शामिल कर सकते हैं। हम यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकते हैं, और ये पावर किसके पास है, ये पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। किसी के पास है, सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट के साथ जितनी भी छेड़छाड़ करनी है, जितनी भी मस्ती करनी है, वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट खुद के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट माई बाप है स्टेट के। इसमें एक देश के मैप के बारे में अगर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, तो पार्लियामेंट ही माई बाप है। स्टेट गवर्नमेंट के पास एज सच पावर नहीं है, जो कि पावर क्या है, यूएसए में अवेलेबल नहीं है यूनियन के पास, कि वो स्ट्रक्चर के मैप को रीड्रॉ नहीं कर सकती, स्टेट के मैप को रीड्रॉ नहीं कर सकती। यहां पे हिंदुस्तान में स्टेट के मैप को या पूरे देश के मैप को रीड्रॉ कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। सो आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर, तो आर्टिकल 2 पावर देता है, ठीक है ना। हम 2, हमारे 2, ठीक है। क्या है, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो कोई भी न्यू स्टेट है उसको यूनियन में डालने का काम, या कोई भी न्यू टेरिटरी एक्वायर करिए, या यूनियन टेरिटरी है फॉर दैट मैटर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी स्टेट नहीं है, उस यूनियन टेरिटरी को अगर स्टेट बनाना है मुझे, तो ये कौन कर सकता है, ये कर सकता है हमारा पार्लियामेंट। जैसे कि कोई भी यूनियन टेरिटरी को हमने कन्वर्ट कर दिया स्टेट में, कि इसको स्टेट का दर्जा दे दो, और अब ये स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट में चली जाएगी। क्लियर है बात। तो यहां पे 3 लेटर हैं, आप ध्यान, 3 वर्ड हैं इंपॉर्टेंट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां चलो ये कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया, ठीक। द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, और ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरी को नई स्टेट बना दे, नई टेरिटरी को स्टेट बना दे, या एग्जिस्टिंग स्टेट में से कोई और स्टेट निकाल दे। ये सब पावर भी किसके पास है, ये पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। और ये कौन देता है पावर, आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर
3। सो आर्टिकल नंबर 3 वापस पार्लियामेंट की पावर बताता है टू रीड्रॉ दी मैप। इसमें क्या मान लो आप, रीड्रॉ दी मैप। आर्टिकल 3 है रीड्रॉ दी मैप। अगर हमें वापस मैप बनाना है हमारे देश का या कुछ फेरबदल करने हैं तो ये पावर हमारे संसद के पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगर उनका मन चले तो वो एक पेन पेपर उठा के मैप कैसा भी बना सकते हैं। भले आज की तारीख में ऐसा मैप है तो वो उसको थोड़ा सा टेरिटोरियल एरिया तो ये रहेगा, पर जो अंदर की स्टेट है उनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। क्लियर है? सो क्या पावर है, तो इसको याद करने का एक आप ये रख सकते हैं कि फिदा इनके पास पावर है, FIDAA। इनके पास ये 5 पावर है फिदा, जिसको आप कैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के हिसाब से, तो उसको आप बोलेंगे फिदा। फिदा क्या है? F इज द फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टेट, जो कि हमने पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट को कंस्ट्रक्ट कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। यानी कि कैसे फॉर्म कर सकती है, एक दो स्टेट अलग अलग है उनको मिला के एक स्टेट बना दी, एक आपकी कोई स्टेट है उसमें से 2 स्टेट निकाल दी, एक यूनियन टेरिटरी एक स्टेट है उनको मिला के एक स्टेट बना दी। तो ऐसा कुछ भी कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। फिर है आई इज इंक्रीज द एरिया, ठीक है। किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है। तो राजस्थान की जो आज टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उनका मन होता है कि नहीं यार हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं और थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश या गुजरात का पार्ट भी हम राजस्थान में ऐड कर देते हैं। तो ये पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। क्लियर है? अब आपको ये लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो क्या तालियां बजाएगी? तो बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेट गवर्नमेंट तालियां बजाएगी। उनको इंटीमेट किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। हालांकि वो जो भी जवाब देंगे वो उसके ऊपर बाध्य नहीं होगा। और इसके लिए भी अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहानी मेंशन्ड है। क्लियर है बात? लेकिन हालांकि ऐसा करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जैसा भी आपने देखा कि हमने जैसे जम्मू कश्मीर के साथ छेड़छाड़ करी हमारी पार्लियामेंट ने, तो उसका बहुत सारा प्रोटेस्ट रिवोल्ट भी होता है। पर वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड था, कहीं ना कहीं लोगों के जो मेजोरिटी थी उनके लिए वो ऐसा था कि नहीं यार ये पार्ट फिर भी ठीक है, ये जो करा इन्होंने ठीक है, इसलिए इतनी प्रोटेस्ट नहीं हुई। अदरवाइज कोई एक शांतिपूर्व जगह है, स्टेट है, उसके साथ अगर पार्लियामेंट छेड़छाड़ करेगी तो आपको पता है कि लोग भड़क जाएंगे। इसलिए लोग नहीं करते, पर पूरा पूरा अधिकार है हमारी पार्लियामेंट के पास, उसको कोई नहीं रोक रहा। तो फिदा में आई हो गया इंक्रीज दी स्टेट प्लस प्लस, देन डिक्रीज दी स्टेट, डिक्रीज दी एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का सिमिलरली एरिया डिक्रीज भी कर सकती है। तो मैंने आपको बताया कि गुजरात का कुछ पार्ट ले लिया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इन स्टेट का एरिया तो कम हो गया ना, एरिया इनका कम हो गया, तो ये पावर भी इनके पास है। देन यू हैव ए ऑल्टर द नेम्स, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी स्टेट का नाम बदल के राजस्थान का नाम रख के बर्मिंघम पैलेस रख दे तो कर सकते हैं। हालांकि बर्मिंघम नहीं रखेंगे, पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है। अप्रूव्ड नाम कोई सा भी रख सकती है किसी भी स्टेट का नाम हमारे देश की पार्लियामेंट। एंड ऑल्टर दी एरिया, ठीक है ना। तो ये एक ही बात है, डिमिनिश करो या इंक्रीज करो, डिमिनिश करो या बढ़ाओ या घटाओ या फिर ऑल्टर करो, ये सब ए में आ गया, ठीक है ना। तो फिदा में 5 है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, आई से इंक्रीज दी स्टेट, डी से डिमिनिश दी स्टेट, ऑल्टर दी बाउंड्रीज एंड ऑल्टर दी नेम। तो ये 2 ए हो गए। तो ऑल्टर दी बाउंड्रीज भी चेंज हो सकती हैं एक स्टेट की। तो बाउंड्रीज ऑब्वियस सी बात है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तभी बाउंड्रीज चेंज होगी। क्लियर है बात? इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट अमंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इसको हम बोलते हैं कि रीएडजस्टमेंट जो करना है हमारी स्टेट का, वो हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, और वो पावर उनको देता है आर्टिकल नंबर 3। इसलिए इसको हमारे भारत देश को इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। मतलब यूनियन तो हमारी ये रहेगी, एक बार जो यूनियन के अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता वापस, सिसी डवे नहीं हो सकता वापस। लेकिन स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल हैं। स्टेट का जो चेहरा है या जो उसका शेप है, दैट कैन बी अमेंडेड और दैट कैन बी चेंज्ड। वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं हम स्टेट के साथ। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। वहीं पे जो यूएसए है दैट इज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, और जो यूएसए है दैट इज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, वो यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है और उनके स्टेट्स का नक्शा भी यूनियन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे अग्रीमेंट के थ्रू स्टेट्स आई हैं। किसी से छेड़छाड़ हुई तो वो अग्रीमेंट तोड़ देगा और बोलेगा भैया मैं निकल रहा हूं। क्लियर है? ठीक है। अब आर्टिकल 3 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ कंडीशंस है, कुछ ये डबल स्टार मार्क होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इसी तरीके से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमारे यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन है,
कोई फोर्सफुल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा, या जिस स्टेट के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो उसको कम से कम बताओगे तो सही ना, भाई मैं तेरे साथ ये हरकत करने वाला हूं, मैं तेरा बड़ा करने वाला हूं, मैं तेरे को छोटा करने वाला हूं, मैं नाम बदलने वाला हूं या कुछ भी। सो यू शुड इन्फॉर्म दी स्टेट, ठीक है, ये मॉरल चीज है। तो ये हम बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं स्टेट को, लेकिन स्टेट का जो भी से है कि वो खुश हैं या दुखी हैं वो हमें बता देंगे, पर वो बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर। पार्लियामेंट का जो मन करेगा वो ही पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। सिमिलरली दूसरी चीज क्या है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए कि पार्लियामेंट अगर ये करेगी तो उससे पहले बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी कि सर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, आप प्लीज इसको रेकमेंड कर दीजिए। और आपको जैसा पता है प्रेसिडेंट जो है इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, उसके पास एज सच पावर्स नहीं होती, उनको बाइंडिंग होता है कि वो किस पे माने, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करें, ठीक है। वो ऑब्वियसली बात है कुछ एक्स्ट्रा पावर्स लेके उसको यूज कर सकते हैं, बट वो ऐसी चीजों में करते नहीं है। तो ये बाइंडिंग ही है कि भैया प्रेसिडेंट आपको रिकमेंडेशन दे ही देगा। क्लियर है। सो दोनों हरकतें मतलब सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन है, नाम की ऐसा कुछ नहीं है। नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज से बाइंडिंग नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान को क्या बोला जाता है, मैं आपको समझा ही चुका हूं, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। वहीं पे जो हमारा यूएसए है, हमारा तो नहीं है, पर जो यूएसए है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, उसमें कुछ भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर आर्टिकल 4 बोलता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, जो दो आर्टिकल थे जो पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि हमारे स्टेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर दें, तो वो जो दोनों हैं कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। एक और चीज है कि वो कैन बी इंट्रोड्यूस विद सिंपल मेजोरिटी एंड एनी अमेंडमेंट इन दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। वो कुछ इंपॉर्टेंट केस होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, तो उसमें अगर हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है तो हमें आर्टिकल 368 के द्वारा लाना पड़ता है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 2 और 3 है, इसमें अगर हमें कोई भी संशोधन करना है और उस संशोधन के थ्रू हम स्टेट में कुछ भी बदलाव कर रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। ये सिंपल मेजोरिटी से सिंपल अमेंडमेंट की तरह ही ट्रीट होगा, इसमें कोई भी ज्यादा टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत सिंपली ये हो सकता है और एक्सरसाइज करती है हमारी देश की सरकार, ठीक है ना। क्यों है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अगर ये इतना डिफिकल्ट बना देते ये मेजोरिटी ये अमेंडमेंट करना 368 की पावर लाते, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स को क्या लगा कि हम हमारे देश का नक्शा कभी बदल ही नहीं पाएंगे। जो आज हम बना रहे हैं 1947 में, वही का वही नक्शा हमारे देश में जिंदगी भर चलता रहेगा। उन्हें पता था कि हमारा देश अभी नया नया बन रहा है, अभी बहुत सारी गलतियां हम करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे रिवोल्ट होंगे, बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे। हम जो सरकार एज अ सरकार कर रहे हैं, जरूरी नहीं है जनता हमें एक्सेप्ट करे, उस तरीके से माने, कोई अपने को अलग करना चाहे, कोई अपना अलग, क्योंकि हमारे पास इतने धर्म है तो हो सकता है कल को हम अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग स्टेट बनानी पड़े, जैसा कि हमारे को 1947 में पाकिस्तान एक अलग देश क्रिएट करना पड़ा। तो उनको श्योर नहीं था कि हमारे देश की जनता इसको अडेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी अगर हम इतने डिफिकल्ट रूल्स बना देंगे। तो हमने क्या रखा, हमने इजी रखा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स थे उन्होंने इसे इजी रखा कि अगर जरूरत पड़े आपको चेंज करने की तो प्रॉपर आप प्रोसेस फॉलो करके इसको इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई ज्यादा माथाफोड़ी इतने रखी नहीं, ठीक है ना। सो इन अदर वर्ड्स सच लॉस कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव, मामूली लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होता है किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने का और पास कराने का, वही का वही आपको यहां करना है और आपकी स्टेट दूसरी बन गई, बढ़ गई, छोटी हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वॉज आर्टिकल 4। तो यहां तक ही आज हम पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे स्टेट्स डेवलप हुई, नई नई स्टेट्स कैसे डेवलप हुई, और आज का जो नक्शा है हमारा 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी का, वो कैसे फाइनली एग्जिस्टेंस में आया, ये आपको राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस आज तक की कहानी में आपको समझाऊंगा। विद दिस वील एंड दिस चैप्टर। और एसएससी का कोर्स हमारी ऐप पे रिलीज हो चुका है, इंडिविजुअली एवरी सब्जेक्ट कोर्स। जीए जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, वी आर कवरिंग ओनली जनरल अवेयरनेस एज ऑफ नाउ। बहुत जल्दी हम मैथ्स और रीजनिंग को भी इनकलकेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जनरल अवेयरनेस ही है। तो जनरल अवेयर एज अ होल भी एक कोर्स अवेलेबल है, और आपको इंडिविजुअली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके
सब आपको इंडिविजुअल कोर्सेज भी बाय करेंगे विथ योर फेवरेट टीचर्स इन दम। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू सो मच।